सिविल सर्विस की तैयारी। इंग्लैंड रवाना होते वक्त सुभाष के पास इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी के लिए सिर्फ 8 महीने थे, जिस पर उम्र को ध्यान में रखते हुए यही उनका पहला और आखिरी मौका था। कैम्ब्रिज के किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलना भी बहुत अनिश्चित था, क्योंकि उनके इंग्लैंड पहुंचने से पहले ही सत्रारंभ हो जाना था और इंडियन हाउस में भारतीय विद्यार्थियों के सलाहकार से मिलकर वे निराश भी हुए। पर किस्मत आजमाने खुद सीधे कैम्ब्रिज जा धमके। प्रवेशार्थियों का योग्यता कलन करने वाले किट्स विलियम्स हॉल के सेंसर ने उनकी समस्याओं के प्रति खासी सह्रदयता दिखाई, उन्हें सीधे दाखिला कर लिया और डिग्री परीक्षा जून 1921 में देने की छूट भी दी। लेकिन सिविल सर्विस परीक्षा निकट होने के कारण अपना सारा समय वे उसी की तैयारी में लगाने लगे। मानसिक एवं नैतिक विज्ञान ट्राइपास ऑनर्स के लिए उन्होंने लेक्चर अटेंड करने के अलावा कुछ नहीं किया। पाठोत्तर गतिविधियों में वे इंडियन मजलिस और यूनियन सोसाइटी के कार्यक्रमों में भाग लेते। इंग्लैंड में विद्यार्थी वर्ग को प्राप्त स्वतंत्रता, सम्मान और प्रतिष्ठा से सुभाष बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा विद्यार्थियों के चरित्र पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। भारत में विद्यार्थियों की स्थिति इससे एकदम उल्टी थी, जहां वे संदिग्ध, दयनीय और उपेक्षित थे या फिर क्रांतिकारी समझकर पुलिस उनकी घात में रहती थी। यूनियन सोसाइटी के वाद विवाद आयोजनों में संसदों तथा मंत्रियों की मौजूदगी में भी विद्यार्थी बिल्कुल निर्भीकता और निष्पक्षता से अपने विचार व्यक्त करते थे। अंग्रेजों के कुछ आम गुण थे जिनकी सुभाष सराहना करते थे और जिनकी बाबत भारत में अपने दोस्तों की भी लिखा करते थे। सर्वप्रथम वे कामकाज में वक्त के सख्त पाबंद थे, घड़ी की ही तरह स्वचालित व सुनिश्चित। दूसरे, वे पूर्ण आशावादी थे और जीवन के बेहतर पक्ष को महत्व देते थे, अर्थात उन अन्य भारतीयों की तरह नहीं थे जो दुखों को सीने पर ढोए चलते हैं। तीसरे, वे दृढ़ सहज बुद्धि के धनी थे और स्थितियों को उनके असल रूप में परखने में कुशल भी थे। अंत में राष्ट्रहित को वे हर स्थिति में सर्वोपरि मानकर चलते थे और अपने देश से कभी छल नहीं करते थे। जिन दिनों सुभाष कैम्ब्रिज में थे, ब्रिटिश और भारतीय विद्यार्थियों के संबंध कुल मिलाकर अच्छे ही थे, लेकिन उसमें से सच्ची और दीर्घजीवी मित्रता के अंकुर नहीं फूटे सकते। औसत अंग्रेज के मन में उच्चता की भावना थी और भारतीय जनसाधारण के हृदय में युद्ध के बाद की घटनाएं, विशेषकर जालियांवाला बाग के नरसंहार की स्मृतियां कसकती रहती थी। इसलिए सुभाष और उनके मित्रों का यह मान लेना स्वाभाविक था कि कुछ बीरल अपवादों को छोड़कर अंग्रेजों और भारतीय में सच्ची दोस्ती का कोई आधार ही नहीं है। राजनीतिक दलों में सिर्फ लेबर पार्टी के लोग भारतीय आकांक्षाओं के प्रति सहानुभूति अभिव्यक्त करते थे, लेकिन राजनीतिक सौमनस्य बरतरफ सुभाष को साफ लगता था कि उनके अंग्रेज दोस्त अनुदार दृष्टिकोण रखते हैं। जातीय आधार पर भारतीयों के प्रति अन्याय का एक ज्वलंत उदाहरण भी सामने आया। भारतीय विद्यार्थियों ने एक नोटिस पढ़कर यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर के लिए आवेदन कर डाले। मामला इंडियन ऑफिस और वॉर ऑफिस के बीच झूलता रहा। दोनों एक दूसरे पर भारतीयों की भर्ती में ऐतराज करने का आरोप मढ़ते रहे। स्टेट विभाग में भारतीय मामलों के अंडर सेक्रेटरी के समक्ष भारतीय छात्रों का पक्ष रखने में सुभाष ने प्रमुख भूमिका निभाई। मूल समस्या यह थी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर के उत्तीर्ण सदस्य ब्रिटिश सेना में कमीशन पाने के हकदार हो जाते थे। भारतीय छात्रों ने आश्वासन दिया कि वे केवल सैन्य प्रशिक्षण में रुचि रखते हैं और सेना में कमीशन पाने का दावा कभी नहीं करेंगे, लेकिन अधिकारियों ने उनके आवेदन स्वीकार नहीं किए। इंग्लैंड में साथियों को सुभाष की जीवन शैली शुद्धतावादी लगती। दोहरे पाठ कार्य सिविल सर्विस परीक्षा के साथ साथ टाइपार्स की तैयारी के कारण उन्हें फुर्सत नहीं मिलती थी।
जिस पर उनका मानसिक गठन उन मामूली और मौज मस्ती जगाने वाले आकर्षणों से विमुख था जो जीवन धारा को अवरुद्ध करते थे और जिन्होंने अंततः विदेश गए अनेक भारतीय विद्यार्थियों का भविष्य लील लिया था। कहते हैं, सुभाष की मौजूदगी में बेलगाम से बेलगाम छात्र को लगाम लग जाती थी। भारत में वे मित्रों परिजनों को चिट्ठी पत्री भेजते रहते थे, जिनमें अपने अनुभवों और इंग्लैंड की जीवन और परिस्थितियों के बारे में सूचनाएं देते। जब भी कोई विख्यात भारतीय इंग्लैंड आता, सुभाष बड़ी उमंग से विश्वविद्यालयों या भारतीय परिषद में उसके भाषण आयोजित करते। जब कोई वक्ता श्रेष्ठता का परिचय देता तो वे गर्व से भर उठते। उदाहरणतया भारत में अपने एक मित्र को लिखे पत्र में ऐसे ही गर्व से भरकर उन्होंने सरोजिनी नायडू के एक भाषण का जिक्र किया था कि किस प्रकार वे उनकी वगिमता, उत्प्रेरणा, बौद्धिकता, व्यवहारिकता और पश्चिम में अपनी विशिष्टता स्थापित करने वाली एक भारतीय महिला की क्षमता से अभिभूत हो उठे थे। सिविल सर्विस के लिए कई विषय पढ़ने होते थे ताकि देश का प्रशासन चलाते समय व्यक्ति के पास पर्याप्त मानसिक तैयारी हो। इनमें राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, ब्रिटिश इतिहास और यूरोप के आधुनिक इतिहास सहित 9 मुख्य विषय थे। इंग्लैंड में सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान आधुनिक यूरोपीय इतिहास का गहराई से अध्ययन करने के बाद ही सुभाष यूरोपीय महाद्वीप की स्पष्ट राजनीति से अवगत हो सके। उन्हें लगा कि भारतीयों को एक अरसे से यूरोप को ब्रिटिश नजर से जानने पहचानने की शिक्षा दी जाती रही है। महाद्वीप की इतिहास को मूल स्रोत से पढ़ने के बाद सुभाष चंद्र विश्व राजनीति की अंतर्धारणाओं की समीचीन और नई विवेचना कर सके। भावी जीवन में यह क्षमता उनके लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई। इंडियन सिविल सर्विस की प्रतियोगी परीक्षा जुलाई 1920 के शुरू में प्रारंभ हुई और महीना भर चली। सुभाष ने घर पर चिट्ठी लिखी कि उन्हें पास होने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए वे अगले साल होने वाले ट्राईपास परीक्षा की तैयारी जारी रखे हुए हैं। लेकिन मध्य सितंबर में जब एक रोज रात गए एक दोस्त ने तार देकर सफलता के लिए उन्हें बधाई दी तो वे चकरा उठे। अगली सुबह उन्होंने अखबार में इंडियन सिविल सर्विस के सफल प्रत्याशियों की सूची में अपना नाम पाया। योग्यता सूची में उनका स्थान 4था था। मार्कशीट से पता चला कि अंग्रेजी लेखन में वे प्रथम हैं। यूं तथाकथित स्वर्गजात नौकरी, जो कि उन दिनों अनेक महत्वाकांक्षी भारतीय युवकों का चरम स्वप्न और उनके घर वालों की दिलों की धड़कन होती थी, सुभाष की मुट्ठी में आ गई। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे सिविल सर्विस की विडंबना के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।